गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड बुक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज फ्रॉम political science, which is called civics also, and we also call it democratic politics. And the first chapter of democratic politics is power sharing. So today we are starting power sharing. अब पावर शेयरिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में कहाँ छोड़ा? डेमोक्रेसी पूरी पढ़ी है आपने, है ना? तो उसमें क्या है? उसमें शेयरिंग ऑफ पावर है. शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन, अमॉन्ग, वो तो आपने अच्छे से पढ़ा और बार बार पढ़ा है. शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में, गवर्नमेंट इन तीनों से चलती है और इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग तो आपने पढ़ा ही है. तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम पावर शेयरिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं. तो आपका लेसन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट ही केस हिस्ट्री से होता है. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग. तो 2 कंट्रीज हमने ली है. हमने क्या ली है? आपकी बुक में ली गई है. एक कंट्री है बेल्जियम, ये मैप है बेल्जियम का, और दूसरी जिसकी केस हिस्ट्री हम स्टडी करेंगे वो है श्रीलंका. बोथ दीज कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ये दोनों डेमोक्रेसीज है. अब इन दोनों की डेमोक्रेसीज तो हैं, लेकिन इन दोनों की स्टोरी अलग अलग है. अब पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की. तो बेल्जियम जो है ये यूरोप की एक कंट्री है. देखो कितनी मज़ेदार बात है ना. आप जो भी लेसन पढ़ते जा रहे हो, चाहे वो अलग अलग ब्रांचेस से रिलेटेड है. जैसे हिस्ट्री में आप यूरोप के बारे में कितना पढ़ चुके हो, नेशनलिज्म इन यूरोप में, फिर रिलेटेड टू नेशनलिज्म इन इंडिया, वहाँ से ही हम आगे बढ़े. तो अब देखो फिर से हम यूरोप के पास ही घूम कर पहुँच गए. बेल्जियम. बेल्जियम जो एक ऐसी कंट्री है यूरोप में, यहाँ पर ऊपर नीदरलैंड्स है, फिर फ्रांस है और जर्मनी है. तो यूरोप के आगे, यूरोप के ही एक देश है बेल्जियम. तो यहाँ की हम पावर शेयरिंग की बात करेंगे. यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप ध्यान से देखिएगा. तो 59% डच स्पीकिंग इन फ्लैमिश रीजन. फ्लैमिश रीजन कौन सा है? ये तो ये कितने हैं? 59%. मतलब इस एरिया में 59% वो लोग रहते हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं, यानी कि नीदरलैंड्स की भाषा बोलते हैं. उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम बिलोंग्स टू फ्लैमिश रीजन एंड वेयर पीपल स्पीक डच लैंग्वेज. सिमिलरली इन द सदर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम, हियर 40% पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज. ये लोग क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं. और कोई अराउंड अबाउट 1% लोग ऐसे भी हैं जो जर्मन स्पीकिंग है. अब बात आती है, जब लैंग्वेज की बात आती है, तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि जिनकी मेजॉरिटी है, तो गवर्नमेंट उनकी होनी चाहिए ना. लेकिन इसके उलट एक चीज़ और भी है. ऐसे फ्रेंच स्पीकिंग कम है ना, 40% है. बट ये बीच में बिल्कुल जो आपको ये नज़र आ रहा है ब्लू वाला, ये ब्रसेल्स है. और ब्रसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, यानी राजधानी है ये ब्रसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है. और यहाँ पर क्या है? 80% पीपल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं एंड ओनली 20% पीपल स्पीक डच. 80% पीपल जो है वो, इतनी सी जो ब्रसेल्स कैपिटल है वहाँ पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, यानी कि उनकी मेजॉरिटी है. लेकिन जब हम टोटल ओवरऑल देखेंगे तो बेल्जियम में ज़्यादा डच बोलने वाले लोग हैं. लेकिन यहाँ पर जो है ब्रसेल्स में जो है वो फ्रेंच ज़्यादा पॉपुलेशन थी. तो इस वजह से कोई 50s एंड 60s के बीच में एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में. वो जो है डच लोग जो है इस बारे में क्या कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे इस बात को. तो वो चाहते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बेल्जियम बनाया जाए. तो इसलिए वहाँ एक कन्फ्लिक्ट हो गया. तो ये जो कन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे तो हम इसके अपोजिट आते हैं. दूसरी जो आपकी कंट्री है दैट इज़ श्रीलंका. तो श्रीलंका आपको पता है
इंडिया के बिल्कुल ऐसे नीचे पीयर शेप में है। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो उसके नीचे पीयर शेप में ये श्रीलंका है। अब जो श्रीलंका है यहाँ पे भी है तो यार डेमोक्रेसी, बट सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हमारे इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उसी तरह से 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ और एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। यहाँ की सिचुएशन क्या है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको ये जो अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये कलर्स से आपको मैं डिपिक्ट करके समझाऊंगी। यहाँ पे क्या है कि जो ये ब्लू कलर है ये बहुत सारा है, तो यहाँ कौन से लोग रहते हैं, सिन्हालास, इनको बोलते हैं सिन्हालास। ये श्रीलंका के ओरिजिनल पीपल हैं, मतलब श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं। ये सिन्हालास जो है ये अपने आप को ओरिजिनल श्रीलंका को बिलोंग करना कहते हैं। और ये कितने हैं, 74% है। और ये कौन सी लैंग्वेज, मतलब ये कौन है, ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं। तो बुद्धिज़्म इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग सिन्हालास। इसके अपोजिट ये जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ये जो ऑरेंज शेड में जो नज़र आ रहा है, ये तमिलियंस हैं, ये तमिल पीपल हैं। श्रीलंका में दूसरे जो लोग रहते हैं वो कौन है, तमिल। और ये कितने हैं, 18% तमिल्स हैं। और इन 18% तमिल्स में भी आगे फर्दर सब डिविजन्स ऐसे हैं कि 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल हैं, जो कि श्रीलंका के ही हैं ओरिजिनली, एंड 5% आर इंडियन तमिल्स। अब बात आती है इंडियन तमिल्स क्या हुए। ये इंडियन तमिल्स यहाँ रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स ये आ गए। तो इंडियन तमिल्स का क्या मतलब हुआ, आपने पढ़ा था ना उसमें, यूरोप वाली स्टोरी में भी पढ़ा, थोड़ा सा नेशनलिज्म में भी पढ़ा, प्लांटेशन क्रॉप्स की बात होती थी। तो इंडियन लोग श्रीलंका में कुछ इंडियंस जो तमिलनाडु वाले लोग थे, वो चले गए वहाँ प्लांटेशन वर्क के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स, क्योंकि वहाँ पे रबड़ वगैरह की प्लांटेशन बहुत होती है श्रीलंका में। तो वो वहाँ जाके बस गए, तो वो हो गए इंडियन तमिल्स, वो वहीं पर सेटल हो गए जो श्रीलंका में गए। आप समझ आया आपको कि ओरिजिनल तमिल्स जो तमिलनाडु में ही, वहाँ पे श्रीलंका में ही रहते थे, और इंडियन तमिल्स जो इंडिया से गए थे वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स, और वहाँ जाके वो सेटल हो गए, वहीं पे उन्होंने शादियाँ कर ली। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, ये है क्रिश्चियन तमिल, हमारी इंडिया की एक फिल्म हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस, वो तमिलनाडु से है, उसकी सेम स्टोरी है। हर फादर इज एन इंडियन तमिल। ओके, तो तीसरे कुछ लोग वो हैं जो मुस्लिम्स थे, यानी कि जो तमिलियंस थे आइदर देवर हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या सिचुएशन थी, जब वहाँ जैसे कन्फ्लिक्ट हुआ तो यहाँ एक सिचुएशन उभरी, यहाँ पे बेजाटी सिन्हालास डोमिनेशन था, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी किसके हाथ में थी, वो सिन्हालास के हाथ में थी। तो उनके हाथ में होने से उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में। 1956 में एक गवर्नमेंट एक्ट हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में सिन्हाला वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अब आप सोचिए, जो तमिलियंस हैं जिनको सिन्हाला आती नहीं है, वो अपना ऑफिशियल होमवर्क, अपना जो ऑफिशियल काम है वो कैसे करेंगे, और वो ऑफिशियल उनको सिन्हाला में ही करनी है। तो ये तो उनके लिए एक ऑब्जेक्शन वाली बात तो थी ना। और उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बना दी फॉर सिन्हालास। पॉलिसीज किसके लिए बनाई, खाली सिन्हालास के लिए, उनको फेवर किया, विच रिजल्टेड इनटू रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटी की जो सीटें होती थी उनमें भी सिन्हालास को रिजर्वेशन दी गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो तमिलियन थे बहुत नाराज़ हो गए। तो वहाँ एक सिविल वार शुरू हो गया। सिविल वार मीन्स वहाँ बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ बनी जो कि तमिल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो गई थी, सिन्हाला ज़्यादा था तो उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं को सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो ये जो तमिलियंस थे वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी देर उनकी लड़ाई चली, वो थी LTTE, उनकी एक पार्टी थी LTTE। ये जो LTTE थी, लिबरेशन ऑफ तमिल एलम्स, ये मतलब अपने लिए अलग एक रीऑर्गेनाइजेशन चाहते थे श्रीलंका की। दे वांटेड ऑटोनमी, ये चाहते थे हमें अलग कर दो श्रीलंका से, और हमारी अपनी हमें ऑटोनमी दे दो, हम अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, क्योंकि हमें आप लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, हमें हमारे फेवर्स नहीं दे रहे हो। तो उसकी वजह से बड़ी लंबी सिविल वार चली, बट दिस वार एंडेड इन May 16, 2009 एंड देयर वाज अ डिफीट ऑफ LTT, जिसमें उन्होंने
इनको हरा दिया, मतलब तमिलियंस हार गए, उनकी सिविल वार फेल हो गई, तमिल कम्युनिटी लॉस दिस वार। ओके, तो यहाँ पर ये लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ पर अभी कन्फ्लिक्ट ही चल रहा था बेल्जियम में। दोनों का मैं डिफरेंस बता रही हूँ। वहाँ सिचुएशन लड़ाई तक क्यों पहुँची? क्योंकि वहाँ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। जो मेजॉरिटी वाले लोग थे वो डोमिनेंट थे, वो हर अपनी बात मनवाते थे, लेकिन जो माइनॉरिटी में थे उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, तो वो लड़ाई का रूप ले गई, सिविल वार बन गया। इधर बेल्जियम की गवर्नमेंट बड़ी सही थी, उन्होंने पता क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम इस कन्फ्लिक्ट को ही ख़त्म कर देते हैं। दे थॉट अबाउट द यूनिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, कि उन्होंने सोचा कि वी शुड रिस्पेक्ट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। दे रिस्पेक्टेड फॉर दैट, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड मीन्स चेंज लाना, बदलाव लाना। उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज लाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड 4 टाइम्स between 1970 to 1993 to accommodate culture of all communities। किस लिए चेंज लाया? टू accommodate कल्चर। accommodate वर्ड याद रखना, मतलब सबको accommodate करने के लिए, सबको एक दूसरे के साथ, मतलब एक बराबर उनको अधिकार देने के लिए, कि उन सब का कल्चर जो है इंटरमिक्स हो सके। दूसरी चीज़ क्या हुआ, जो लॉ था उनका, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया, देयर वाज मेजॉरिटी ऑफ बोथ मेंबर्स एग्री, मतलब वो कोई भी लॉ बनाते थे ना, उसमें ऐसा करते थे कि वो जो सारी कम्युनिटीज़ जो है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो डच है, चाहे वो जर्मन है, सबको एक बराबर सा उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। तो सबकी जो एक जैसी मेजॉरिटी में जो वो चीज़ की वोट करते थे, तो वही लॉ बनता था। ये उन्होंने लिया, मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन टू ऑल द कम्युनिटीज़। फिर उन्होंने क्या किया, एक स्टेट गवर्नमेंट थी अलग, मतलब जो अलग यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी, उसमें क्या था कि दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, हमारी 28 हो गई रादर स्टेट्स हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, सारे इसके सारे किसको सबऑर्डिनेट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम मतलब अपनी मर्जी से कोई सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। आपने देखा अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन क्यों है? क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। बट इन बेल्जियम्स केस से जो स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन है तो स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी मर्जी है कि वो लॉकडाउन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं एज एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। फिर एक जो ब्रसल कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम थी, वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट है, और उस सेपरेट गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात क्या है? फ्रेंच है, डच है, जर्मन है, दे हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जितने लोग, जितनी पॉपुलेशन, उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। तीसरी उनकी खासियत क्या है कि देयर इज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, बेल्जियम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स अब ये सेंटर के जो फैसले हैं, जो सेंटर की जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड हो और बहुत सारी जो होम से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, वो तो ये दोनों गवर्नमेंट सॉल्व कर लेती हैं। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स का इंटरमिंगल है, जैसे डच हैं, जर्मन है, फ्रेंच हैं, तो उन सब के बहुत सारे मसले भी हैं। कोई कल्चरल हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ लैंग्वेज इश्यूज हैं। तो all these issues are solved by community government। जिस जगह पर जो कम्युनिटी है, उसी कम्युनिटी की जो मसले हैं वो वही सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छी बात बेल्जियम गवर्नमेंट। तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये बहुत सारी सहूलतें दी। किसको दी? अपनी कम्युनिटीज़ को। ये सब होने की वजह से अल्टीमेटली क्या है, क्या आता है लास्ट में? यूनिटी। यानी कि बेल्जियम में क्या हुआ? यूनिटी। यूनिटी क्यों आई? व्हेन ऑल कम्युनिटीज आर रिप्रेजेंटेड इक्वली। जब सबको रिप्रेजेंटेशन इक्वली मिल गई तो किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। तो ये एक हंसता खेलता परिवार बेल्जियम, यानी कि कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। कन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली किसको जन्म देता है? अवॉइडेंस किसको जन्म देता है? लोग भड़कते हैं, क्योस होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है। तो उन सब ये चीज़ें बेल्जियम ने बचा ली। इसके अपोजिट जो श्रीलंका है, वहाँ मेजॉरिटी रूल कर रही थी, और मेजॉरिटी की रूल की वजह से वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ, और वहाँ क्या हो गया? सिविल वॉर हो गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ यूनिटी आई, वहाँ क्या हुआ?
वहाँ डिसइंटीग्रेशन की नौबत तक आ गई। मेजॉरिटेरियनिज्म कैन नॉट ब्रिंग यूनिटी। यहाँ हम ये समझते हैं कि पावर को अगर हम शेयर कर देंगे, यहाँ पर अगर ये पावर को तमिल्स और सिनालास के बीच में बराबर बराबर शेयर कर देते तो कन्फ्लिक्ट नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने पावर को तीनों के बीच में शेयर किया तो वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मेन चीज़ क्या समझ में आई कि कन्फ्लिक्ट जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से आता है। अब हमने क्या सीखा? व्हाट वी लर्न both are democracies, Belgium as well as Sri Lanka, both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. दोनों ने अलग अलग तरह से पावर शेयरिंग को डील किया और उसी डील की वजह से ही बेल्जियम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी हुआ और श्रीलंका जो है वो कन्फ्लिक्ट में पहुंच गया और उसको टाइम लगा अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में। बात आती है कि पावर शेयरिंग, इज इट गुड? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स, अभी मैंने जो कहा आपको, एंड अवॉइड्स वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब कन्फ्लिक्ट होगा तो अल्टीमेटली लोग टूटने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी डिमांड्स करेंगे, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बोलेंगे हमें सेपरेट कर दो, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ले जाएगा, उससे देश की इकोनॉमी का नुकसान होगा, उससे हर तरह की जो है डिसेबिलिटी देश में आएगी। तो पावर शेयर कर दियो अगर बराबर से सबको तो उससे क्या होगा, एक यूनिटी बनी रहेगी। दूसरा, पावर शेयरिंग इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। फिर आता है पावर शेयरिंग है क्या? इट इज द बेसिक वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी चलती ही पावर शेयरिंग की वजह से है। ठीक है, तो अब ये जो पावर शेयरिंग है इसके दो मेन रीजंस हैं, एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मॉरल रीजन कि पावर शेयर क्यों होना चाहिए, वो उसके दो रीजंस हैं। एक प्रूडेंशियल रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन ये है कि प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जब हम पावर को शेयर कर देंगे तो प्रूडेंशियल रीजन ये है, जब हम पावर को शेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे, उससे क्या होगा, प्रॉस्परसनेस आएगी, उसमें डेवलपमेंट आएगी कंट्री की, तो उसमें यूनिटी आएगी कंट्री की। इज इट क्लियर टू यू? यस। एंड दूसरी तरफ मॉरल रीजंस क्या होते हैं? इट स्ट्रेसेस ऑन द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग। वेरी एक्ट क्या होता है कि मॉरल रीजन से डेमोक्रेसी मीन्स वी, मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि जब पीपल ही हर डिसीजन में इन्वॉल्व हैं मॉरली, वो आपस में किसी भी डिबेट पर डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, अल्टीमेटली दे विल लीड टू अ कंक्लूजन, वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और एक डिबेट होगी और फाइनली वैल्यूएबल निकलेगी ये डिबेट जो है। तो ये मॉरल रीजन जो है इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती ही होती है, एज इट होल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि मॉरली हम क्या करते हैं, हम सारी कम्युनिटीज जब इक्वली रिप्रेजेंट कर रही होती है, इक्वली पार्टिसिपेट कर रही होती है डेमोक्रेसी में, तो वो इक्वली अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो डिस्कस करती है और मेन लीड पे लाती है और फिर उसका एक रिजोल्यूशन, एक रिजॉल्व निकल ही आता है। तो ये वन पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग आज हम यहीं तक करेंगे। तो इसके बाद आता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो वो हम कल करेंगे और इस तरह से दो पार्ट्स में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और ये मेन केस स्टडीज से आपने समझा कि कौन सी पावर शेयरिंग क्यों सही है और अगर हम ना करें, अगर हम मेजॉरिटेरियनिज्म में रहें तो उसका क्या नुकसान है, और अगर हम एकोमोडेट करें सबको तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसके साथ ही हैव ए गुड डे बच्चों।